हेलो स्टूडेंट, मैं रीनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम नागरिक शास्त्र के पाठ 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं, लोकतंत्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग क्यों आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होता है। जैसे आपका लक्ष्य होगा टीचर बनना, पुलिस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर, कलेक्टर, आईएएस, जो भी आपका लक्ष्य हो वो बनना होगा। तो उसके लिए आपको उसी प्रकार की मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। ऐसे ही राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं। जैसे राष्ट्र का लक्ष्य उसकी प्रगति हो और उसमें समृद्धि हो। तो राष्ट्र जो है वो सरकार जो है वो राष्ट्रीय लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ कानून बनाती है और जो कानून बनाती है वे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। और अब देखिए, हमारा देश क्या है, प्रजातांत्रिक देश है या लोकतांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक का मतलब होगा जनता या लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा शासन करना या शासन व्यवस्था को संभालना। तो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होंगे? लोकतंत्र, इसमें भी मतलब जनता का ही राज होगा। पंथ निरपेक्षता मतलब किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव ना करना। राष्ट्रीय एकता मतलब देश की एकता को बनाए रखना। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। अब हमने राष्ट्रीय लक्ष्यों को तो पढ़ लिया, लेकिन इनकी प्राप्ति कैसे हो, इन्हें हम बनाए कैसे? तो हम जानते हैं कि हमारा देश लोकतंत्रीय विधि से चलता है। हमारे देश का संविधान में लोकतांत्रिक शासन पद्धति है और इस पद्धति में सरकार का गठन कौन करता है? जनता। तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करेगी। अब इसमें एक शब्द दिया गया है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो और समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों, वो भी बिना भेदभाव के। तो देखिए, लोकतंत्र का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि हमें स्वतंत्रता भी मिली है, लेकिन साथ साथ हम किसी के अधिकार का हनन नहीं कर सकते, बल्कि हमें समाज में सभी वर्गों को समान अवसर देना चाहिए कि वे अपना विकास कर सकें और भेदभाव को मिटाना चाहिए। अब जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है उसमें हमें उत्तम सरकार का गठन करना होगा, उत्तम सरकार को चुनना होगा, लेकिन उसके लिए नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वे वोट करें और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे, जिससे कि सरकार भी जनहित में कार्य कर सके। अब जनता क्या करेगी? जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होगा सीधे, जैसे वोट देकर, और अप्रत्यक्ष मतलब होगा जो हमने चुना है, जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है वो वोट देकर किसी भी व्यक्ति को या प्रतिनिधि को चुन सकता है। तो ऐसे ही शासन का संचालन होता है। इसमें जनता जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में लोकतांत्रिक शासन है और यह जनता के प्रति उत्तरदायी है। मतलब जनता की जिम्मेदारी भारत के प्रशासन की है, शासन की है। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो या उसका जन्म स्थान कहीं का भी हो, उसे मत देने मतलब वोट देने और चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण है, जन कल्याण है। अब स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व, इनके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र के मुख्य तत्व हैं। तो अब हम स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता का मतलब, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें बंधनों से मुक्ति मिल जाए, हम उसे स्वतंत्रता कहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि समाज में रहने के बाद हमें कुछ ना कुछ बंधन तो मिलेंगे और हमें उन बंधनों को स्वीकार भी करना चाहिए। अब स्वतंत्रता जो है वो व्यक्तिगत भी हो सकती है, नागरिक भी हो सकती है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता हो सकती है। लेकिन भारतीय संविधान में उचित प्रतिबंध मतलब सही रूप से हमारे ऊपर बंधन लगेंगे, लेकिन हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन या मीटिंग करने का अधिकार है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है और भारत में कहीं भी घूमने की
स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है और व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी दूसरे के विचार या दूसरे के अधिकारों का हनन करें या उसे दबाएं। इसीलिए अपनी स्वतंत्रता को अपने व्यक्तित्व विकास और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगाएं। अब हम आगे पढ़ेंगे समानता के बारे में। तो भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी वंश, जाति, संप्रदाय, लिंग और या उसका कोई भी जन्म स्थान हो, वो कानून के समक्ष समान है। इसीलिए समानता के 3 प्रकार हैं, तो सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। अब समानता का महत्व क्या है? समानता की स्थिति में भेदभाव का अंत हो जाता है। मतलब जब हम समानता किसी के साथ ही बरतेंगे तो भेदभाव नहीं हो पाएगा। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी समानता जरूरी है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, मतलब उसका चारों ओर से विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके। मतलब उसका नैतिक विकास, उसका शैक्षिक विकास, उसका सामाजिक विकास, सभी के लिए भी समानता आवश्यक है। और चौथा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए समानता का होना भी आवश्यक है। अब हम न्याय के बारे में जानेंगे। तो न्याय उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाए, समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहें और प्रजातांत्रिक समाज में किसी भी चीज़ के सही, उचित और तार्किक होने की ओर संकेत न्याय ही करता है। न्याय की धारणा से सत्य और नैतिकता भी बची रहती है और यदि कोई कानून का पालन नहीं करता तो उसे दंड की व्यवस्था भी हमारी सरकार में है। अब हम पंथ निरपेक्षता के बारे में जानेंगे। तो हम पंथ के बारे में जानते हैं। पंथ मतलब होता है किसी भी धर्म और मजहब, तो ये पंथ होता है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार, अपने मजहब के अनुसार अपनी ईश्वर की उपासना कर सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र होता है। राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र धर्म और संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए वर्तमान में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो पंथ विशेष को प्रधानता देते हैं। जैसे पाकिस्तान का संविधान उसे इस्लामिक गणराज्य घोषित कर चुका है और हमारे संविधान में घोषित किया गया कि हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है। और हमारे देश में सभी नागरिकों को अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता है, लेकिन राष्ट्रहित के ऊपर किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है। कोई भी धर्म राष्ट्रहित से बड़ा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को पाने के लिए भारत ने पंचशील के सिद्धांत लिए गए हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति और निशस्त्रीकरण को अपनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम विश्व में शांति लाना चाहते हैं, इसलिए हम उसके लिए जो कुछ भी कर सकें उसका हम प्रयास करेंगे। अब इसमें पहला आता है गुटनिरपेक्षता। तो भारत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है, वह किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं है। देखिए, गुटनिरपेक्षता भी वही हो जाएगी जैसी पंथ निरपेक्षता थी। पंथ निरपेक्षता धर्म से किसी भी पक्ष में ना होना, ऐसे ही गुट किसी भी गुट में ना होना गुट निरपेक्षता कहलाएगी। अब ऐसे ही निशस्त्रीकरण है कि निशस्त्रीकरण का अर्थ शस्त्रों की दौड़ समाप्त करें या कम से कम शस्त्र किसी भी देश के पास हो, जिससे कि विश्व में शांति की स्थापना हो सके। हमारे देश में या हमारे विश्व में आज जो भी घटित हो रहा है उसके प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते। हमें अपने आत्मरक्षा की तैयारी करनी होगी, इसलिए हमें कुछ हथियार अपने साथ रखने पड़ते हैं। लेकिन यदि हम संसाधनों का अधिकांश भाग अपनी रक्षा पर व्यय करते हैं तो हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास मतलब बाधित होंगे या उनमें बाधा पैदा हो जाएगी। इसलिए हमें आत्मरक्षा के लिए जरूरी हथियार और आर्थिक विकास दोनों पर बराबर संतुलन बनाना होगा। भारतीय संस्कृति के मूल में सह अस्तित्व और सहिष्णुता की नीति रही है। सह अस्तित्व का अर्थ होगा हमारे अस्तित्व के साथ हम अन्य देशों का, अन्य राष्ट्रों का भी अस्तित्व बनाए रखें
और सहिष्णुता मतलब होता है शांति। तो भारतीय संस्कृति के मूल में सभी को अपने साथ और शांति से लेकर चलने की नीति रही है। अब हमने इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य पाठ का पहला भाग पूरा कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में उसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, लोकतंत्र और नागरिक। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो या कहीं गलती समझ में आई हो तो कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।